Hello student, today we are going to learn about the chapter number first, the Cold War era. In this chapter we have to discuss about Cuban Missile Crisis and different types of the possibility due to which the Cold War started. First of all, we have to look after different types of the possibilities. You can see in 1962, the leader of the Soviet Union, Nikita Khrushchev, placed nuclear missile in Cuba for converting it into a Russian base. रशियन बेस बनाने से पहले आखिर कहानी क्या थी वो देखते हैं। सबसे पहले यू कैन सी द इमेज, इसमें दिखाया गया है दो चीज़ें हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर, यानी अमेरिका एंड सोवियत संघ। एंड यू कैन सी सोवियत संघ से क्यूबा बहुत ज़्यादा दूर है और यूएसए से काफ़ी नज़दीक है, फिर भी क्यूबा एक साम्यवादी देश था और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ भी एक साम्यवादी देश था। तो दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, कूटनीतिक संबंध थे, जिसकी वजह से यूएसएसआर ने क्यूबा को अपना एक मिसाइल अड्डा बनाने के बारे में सोचा। और उसके लिए उसने क्या किया था, 1962 में क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश था, लेकिन मित्र वह सोवियत संघ का था। सोवियत संघ उसे कूटनीतिक वित्तीय सहायता प्रदान करता था। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। अमेरिका नज़दीकी निशाने पर आ गया और ये बात अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता लगी। अमेरिका कुछ भी ऐसा करने से घबरा रहा था जिससे कि युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि सुखचेव मिसाइल हटा लेंगे। और बाद में कैनेडी ने आदेश दिया कि सोवियत संघ के जहाज़ों को क्यूबा तक आने से रोका जाए। ऐसा अमेरिकी अपनी गंभीरता दिखाना चाह रहा था। ऐसी स्थिति में ऐसा महसूस हुआ कि युद्ध होकर रहेगा। ऐसी स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है और इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया को ऐसा महसूस होने लगा था कि अब युद्ध होएगा और ऐसी स्थिति में काफ़ी नुकसान होगा। उससे पहले हम देखते हैं कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों बनी। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 टू 1918, 1914 से 1918 के बीच में। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ। मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, और धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, जापान, इटली और भी कंट्रीज थे। देख सकते हो मित्र राष्ट्र में अमेरिका और सोवियत संघ है, यानी दोनों अच्छे मित्र थे 1945 तक। लेकिन दुश्मनी बदलने का सबसे बड़ा कारण था कि अमेरिका ने जब परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो इस बात की भनक रसिया को नहीं पता लगा, जिसकी वजह से रसिया उससे नाराज़ हो गया और आफ्टर डैट दोनों में आपसी मतभेद हो गया। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा पे बम गिराया था, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय। 3 अगस्त डेट मीन्स कॉल 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया था, जिसका नाम था फैट मैन। ये कोड वर्ड थे। क्षमता 15 से 21 किलो टन था। आज तो बहुत ज़्यादा हेवी जो है परमाणु बम है और अगर गिराया जाता है तो काफ़ी नुकसान होगा। इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई थी कि आखिर परमाणु बम उसने क्यों गिराया। जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता थी। अमेरिका ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिया आलोचना के बाद कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, इसलिए हमने बम गिरा दिया जिससे कि वो इजी वे में और आसानी से कम समय में आत्मसमर्पण कर दे। अमेरिका अपने पक्ष में था, वो सोच रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी हो, जानहानि को रोका जाए, इसलिए उसने क्या किया, बम गिराया था। जबकि हमले का असल उद्देश्य ये था, अमेरिका चाह रहा था कि मैं अपनी दादागिरी यानी महाशक्ति यानी हेगमोनिकल पावर को दिखाऊं, और अपने हेगमोनिकल पावर को दिखाने के लिए ही उसने जापान पर परमाणु बम गिराया था। इससे क्या हुआ, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया। दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। यहीं से 2 ध्रुवता की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया 2 गुटों में बट गई।
बर्लिन के दीवार को एक बैरियर माना गया और इस तरीके से दो खेमे बन गए, एक बना पूर्वी खेमा और एक बना पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा सोवियत संघ के अंतर्गत था और पश्चिमी खेमा अमेरिका के अंतर्गत था। छोटे देश आखिर इन महाशक्तियों में शामिल क्यों होना चाहते हैं? सबसे पहले इन महाशक्तियों से उनको सुरक्षा का वायदा मिलता है कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, आर्थिक मदद मिलती है, पैसे मिलते हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, सैन्य सहायता और हथियार भी उपलब्ध होते हैं। इसलिए छोटे देश महाशक्तियों में शामिल होना चाहते हैं और हो जाती हैं। जबकि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन इसलिए बनाती है क्योंकि जो छोटे छोटे देश होते हैं वहाँ बहुत सारे संसाधन होते हैं। अपने सैनिक ठिकाने बनाने के लिए ऐसा करते हैं, भू क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए करते हैं और आर्थिक मदद के लिए भी ऐसा करते हैं। सीटो और सेंटो दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। वो क्या था? 1954 में सीटो की स्थापना की गई जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और साम्यवादी को विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। और दूसरा था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सोवियत संघ को पूर्व के देशों से दूर रखने के लिए रखा गया था और साम्यवाद के प्रभाव से बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। गुट निरपेक्ष, अब देखो दो गुट बने थे, एक पूर्वी खेमा एक पश्चिमी खेमा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक गुट निरपेक्ष व्यवस्था भी लाई गई थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने में भारत को लाभ हुआ था। बहुत सारे देश जो थे तुरंत आज़ाद हुए थे, अभी अभी आज़ाद हुए थे, उनके आज़ादी को आज़ादी को बरकरार रखने के लिए एक तीसरा रास्ता ढूंढा गया, उसे बोला गया गुट निरपेक्षता। भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसला लेने में स्वतंत्र हो गया था, यानी खुद ले सकता था, दोनों के पावर से कोई लेना देना नहीं था, अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले सका। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर एक महाशक्ति उसे खिलाफ जाए तो भारत दूसरे की तरफ जा सकता था। ऐसे ना तो कोई भारत पे धौंस जमा सकता था, ना कोई उसे बेफिक्र रह सकता था। तो ये चीज़ें हैं। तो गुट निरपेक्षता लाई गई और गुट निरपेक्षता की नीति पे काम किया गया। अब दो चीज़ है, पृथकवाद और गुट निरपेक्षवाद। देखो, पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। ये नीति अमेरिका बहुत पहले अपनाया था, यानी 1913 से पहले वो अपने आप को अलग थलग ही रखता था, किसी को कुछ लेना देना उसका नहीं होता था, अर्थात किसी दूसरे देश से कोई मतलब ना रखना। 1787 से 1914 तक, 1913 से लेकर के 14 तक जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तब अमेरिका ने पृथकवाद की नीति अपनाकर अपने आप को दुनिया से अलग रखा। लेकिन गुट निरपेक्ष देशों ने पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों में समझौता कराने की सक्रिय भूमिका निभाते रहे। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध से शामिल न होने की नीति का पालन करना। लेकिन गुट निरपेक्ष देशों ने तटस्थता का पालन नहीं किया। कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश युद्ध में शामिल हुए। इन देशों ने युद्ध को टालने में दूसरे देशों की मदद करने का प्रयास किया। यानी गुट निरपेक्षता तीसरा गुट था जिसके तहत ये युद्ध में विश्वास नहीं रखते थे और इनका ये मानना था कि ना तो हम पृथकवाद हैं, ना ही हम गुट में विश्वास करते हैं, हम गुट निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। और भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना किस प्रकार की गई? आलोचकों ने कहा, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। आलोचक कहते हैं भारत ने 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की, वो गुट निरपेक्ष नीति के खिलाफ है। एक्चुअली शुरू से ही हमारा मित्र देश रहा है सोवियत संघ और 1971 से हमेशा से मदद करता रहा है। तो ऐसा मानना है, जो गुट वाले देश हैं उनका ये मानना है कि ये गुट निरपेक्ष में विश्वास नहीं करता क्योंकि ये जा करके रसिया से मिल गया है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत सोवियत संघ में शामिल था और गुट निरपेक्षता का ढोंग करता था। तो कई सारे अलग अलग सिचुएशन से जो ये बताते हैं कि भारत गुट निरपेक्ष का ढोंग कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। भारत ने गुट निरपेक्षता की नींव रखी थी और गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पे चलने के कारण ही आज हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और दैट मीन्स कॉल्ड दोनों गुटों में नहीं है। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझ? देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था।
यानी जो जो देश गुट निरपेक्ष में थे उनको अल्प विकसित देश, तीसरा वर्ल्ड भी कहा गया कई बार। यह देश गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े और कमज़ोर देश थे। इनके सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास, अपनी जनता को गरीबी से निकालने की थी। बिना आर्थिक विकास के इन देशों का दोबारा गुलाम होने का खतरा था। इसी समझ में नौ अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ और इसके अंतर्गत जो भी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था, जिसकी कीमत काफ़ी होती थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसको कम कीमत में सब्सिडी के रेट में भारत जैसे देशों को, जो भी गुट निरपेक्ष देश थे, उनको प्रोवाइड करने की मुहिम चलाई गई, जिससे कि ये भी देश अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से क्या करें, डेवलप हो सके। यही हमारा फर्स्ट लेसन है और यही इसमें स्टडी करना है।